सबसे पहले जो मिस्टेक लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो काम करना है, आप किसी भी आईआईटी या जो भी ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी है गेट के लिए, उसकी वेबसाइट पे आइए और सिलेबस डाउनलोड कीजिए। ठीक है ना, बिना सिलेबस को एनालाइज किए आप प्रिपरेशन मत स्टार्ट करो, नहीं तो आप रिग्रेट करोगे। और मोस्ट ऑफ द लोग पूरे साल भर सिलेबस ही नहीं देखते हैं। ठीक है ना, ये कॉमन मिस्टेक एक स्टूडेंट करता है। सबसे पहले देखो सिलेबस, गो थ्रू द सिलेबस। आप सिलेबस पूरा एक बार अच्छे से पढ़ो कि सिलेबस में है क्या। जैसे देखो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, पहला सेक्शन क्या, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन, जिसमें मैकेनिक्स है, सोम है, टोम है, वाइब्रेशन है, डिजाइन है। ठीक है ना, देन फ्लूइड एंड थर्मल्स का सेक्शन आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, हीट ट्रांसफर है, टीडी है, एप्लीकेशन ऑफ टीडी है। ऐसे मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, कास्टिंग, फॉर्मिंग, ज्वाइनिंग है। ये सारे आपका टॉपिक हैं, ओआर है, इन्वेंट्री है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है ना, आप सिलेबस के बाद जाने के बाद क्या करना है, आपको किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है ये पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर करना। होता क्या है, मैंने बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो 2 महीने तक मटेरियल साइंस और 2 महीने तक मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं और वो आएगा 1 नंबर का। ठीक है ना, तो आपको सब्जेक्ट का वेटेज पता होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। ये देखो मैंने शीट दिया है कि 2022 में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आया है। ठीक है, 21 में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आया है, 20 में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आया है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल आप मैं एक छोटा सा बात करता हूं, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स 15 नंबर का है। ठीक, मैथमेटिक्स आप हार्डली 1 महीने में आराम से खत्म कर लोगे। ठीक, यहाँ 15 नंबर का और कौन सा सब्जेक्ट है, लेट से मान लो मैन्युफैक्चरिंग है। लोग 6 महीने मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं, 15 नंबर अचीव करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ के आदमी आप 1 महीने में 15 नंबर अचीव कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट को जो टाइम है वो वेटेज के हिसाब से ही एलोकेट करना है। ठीक है ना, बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं, एक ही सब्जेक्ट को 4-4 महीने पढ़ते हैं, 6-6 महीने पढ़ते रहते हैं और उनको पता ही नहीं रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जो आपके पास हमेशा कम रहेगा प्रिपरेशन में। सिलेबस देखो, सब्जेक्ट का वेटेज देखो, अकॉर्डिंगली एलोकेट द टाइम। इससे आपको क्या पता लगेगा, शुरुआत में आप स्लो भी जा सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे मान लो शुरुआत में आप स्लो चल सकते हो, बीच में आप एक्सेलरेट करोगे, लेकिन आपको पता रहेगा कि सब्जेक्ट का इतना वेटेज है, तो एटलीस्ट आप थर्मोडायनेमिक्स 4 महीने तो नहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, 2-4 दिन शुरुआत में जरूर रहेगा, शुरुआत में आप पूल चलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए वेटेज क्या है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलेबस देखना है और सब्जेक्ट का वेटेज देखना है। अकॉर्डिंगली आप टाइम मैनेजमेंट करो अपना कि मैं ये सब्जेक्ट को लगभग इतना टाइम देने वाला हूं। ठीक है, अच्छा, फिर एक चीज है, अभी गेट ने अलाउ कर दिया है कि आप 2 पेपर एक साथ फिल कर सकते हो। ठीक है, 2 पेपर मतलब एक गेट में एक एमई दे सकते हो, एक एक्सी भी दे सकते हो साथ में। तो मैं सब एस्पिरेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक्सी का फॉर्म जरूर भरें। उसका कारण, एक्सी में क्या होता है कि एक तो आपका मैथमेटिक्स कॉमन है। ठीक है, इसका मैथमेटिक्स थोड़ा सा जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है उससे ज्यादा है। ठीक है, प्लस एप्टीट्यूड है, 15 नंबर का मैथमेटिक्स है, 15 नंबर का एप्टीट्यूड है। ठीक, तो 30 हो गया। प्लस 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। आप थर्मोफ्लूइड चूज कर सकते हो, आप फ्लूइड सॉम चूज कर सकते हो। ऐसे करके उसमें आप देखोगे तो कॉम्बिनेशंस दिया है, आप टीडी सॉम चूज कर सकते हो। कोई दो सब्जेक्ट आपको चूज करना, तो आपका सिलेबस बहुत कम हो जाता है। देखो, आपको कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ना, मान लो टीडी एफएम और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड। ठीक, सिलेबस कम है। ठीक है, तो ये मैंने एक्सी का सिलेबस लगा रखा है। देखो, मैथमेटिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स अगर आप देखो तो, मटेरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें से 2 आप पिक कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आ जाओ। दोनों का पैरेलल आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मैं अभी बीच में इस पे बात करूंगा, लेकिन किस सीक्वेंस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग हैं प्रोडक्शन से चालू कर लेते हैं। ठीक है, नहीं करना चाहिए। अगर कोई बिगिनर है, आई वोंट सजेस्ट कि आप प्रोडक्शन से स्टार्ट कर दो। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन में आपका मैकेनिक्स का बेसिक लगेगा, प्रोडक्शन में आपका थर्मल का बेसिक लगेगा। तो आपको हर सब्जेक्ट, हर एरिया, जो 3 एरिया है, उसका बेसिक पहले स्टार्ट करना है। तो सब्जेक्ट कौन से आपको पहले स्टार्ट करने चाहिए, सजेस्टेबल है कोई भी, मतलब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। आप मैथ्स स्टार्ट कर सकते हो, आप थर्मल सेक्शन में से टीडी एफएम को स्टार्ट कर सकते हो, टीडी एफएम में से कोई कर सकते हो। आप क्या नाम है, ईएम स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब आपका ईएम कंप्लीट हो जाए देन ओनली गो फॉर सोम एंड टोम।
तब तक सोम एंड टॉम मत करो, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। TDFM के बाद आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको शुरुआत करना है, आप थर्मोडायनेमिक्स से करो, मैथ्स से करो, फ्लूइड से करो, मैकेनिक्स से करो, ठीक है ना। फिर आप अकॉर्डिंगली जा सकते हो। तो आप स्टार्ट किससे कर सकते हो? EM से कर सकते हो, TD से कर सकते हो, FM से कर सकते हो, मैथ्स से कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं आएगा। किसी भी एक सब्जेक्ट को पकड़ लो, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन गो अकॉर्डिंगली। फर्स्ट कंप्लीट दी फंडामेंटल सब्जेक्ट। फंडामेंटल सब्जेक्ट कौन से हैं? देखो, मैथ फंडामेंटल सब्जेक्ट है जिसका आगे यूज होगा। TD एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, फ्लूइड एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, हीट ट्रांसफर एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, सॉम एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, वाइब्रेशन एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है। पहले ये सारे टॉपिक करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपके बेसिक फंड है बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। जब आपका मैकेनिक्स, सॉम और थर्मल स्ट्रांग होगा, प्रोडक्शन आपको अपने आप फटाफट समझ में आएगा, ठीक है ना। नहीं तो कास्टिंग में आप बर्नौली लगाने जाओगे, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ठीक। तो सीक्वेंस में सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, रैंडमली नहीं पढ़ना। रैंडमली पढ़ोगे तो आप मरने वाले हो। और बहुत लोग ऐसा करते हैं, मान लो किसी एजुकेटर के पास गए, वो कुछ पढ़ा रहा है, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर दो, दिक्कत हो जाएगा। सीक्वेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले फंडामेंटल सब्जेक्ट करना, फिर अप्लाइड पे जाना है। और एटलीस्ट इस समय तो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। क्लियर योर फंडामेंटल्स एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये गेट एक्सी देने के क्या फायदे हैं? देखो, गेट एक्सी से आपको हर वो चीज मिल जाएगा एक्सेप्ट PSU। अगर आपको PSU में जॉब करना है, यू हैव टू गो फॉर गेट ME, ठीक है। PSU को छोड़कर जैसे MTech वगैरह है, वो सब आपको एक्सी से मिल जाता है। क्या होता है, कभी कभी आपका ME में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आपका ME में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा, यू विल गो फॉर MTech ओनली, ठीक है। उस केस में आपको एक्सी के थ्रू भी MTech मिल जाएगा, और एक्सी का सिलेबस कम है, ठीक है। तो एक्सी हमेशा एक बैकअप लेके चलो। जब आपका गेट ME साथ नहीं देगा और आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहेगा जैसा होना चाहिए, इन दैट केस एक्सी इज गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। ये चीज का बहुत खास तरीके से ध्यान रखना है कि इसमें आपको निटी मुंबई भी मिल जाएगा। इफ यू वांट टू गो फॉर MBA फ्रॉम निटी मुंबई, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी थ्रू गेट एक्सी। तो गेट एक्सी इज वंडरफुल, एक्सेप्ट PSU में नहीं ये स्कोर एक्सेप्ट होता। फॉर इफ यू वांट जॉब इन PSU, यू हैव टू गो फॉर ME। तो आप पैरेलल करो, दोनों का सिलेबस कॉमन है, मैथ दोनों में कॉमन है, एप्टीट्यूड दोनों में कॉमन है, TD फ्लूइड जो भी आप पिक करोगे दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसे अब आपको दोनों का पैरेलल तैयारी करना है, ठीक है। तो आप कॉमन सब्जेक्ट पहले प्रिपेयर कर लो। कॉमन सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ है। टेक इट वेरी सीरियसली। बहुत लोग बाद में गड़बड़ कर देते हैं। देखो, आपको कॉमन सब्जेक्ट पहले तैयार करना, मैथ है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स है, सोम है, ठीक है, पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक अप्लाइड ATD है। ये सारे कॉमन सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अगर आपका ये तैयार हो गया तो आपका समझ लो एक्सी तो आप रेडी हो, MTech के लिए आप रेडी हो। नाउ आपको ME तैयार करके PSU टारगेट करना है। और जब ये कॉमन सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका ME छूट रहा है, ME तो हो ही रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप XC के लिए सिक्योर हो जाओगे, एंड देन आप ME के लिए देखो कि क्या अपॉर्चुनिटी, आप आगे कैसे बढ़ते हो, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि यू टारगेट ओनली XC, आप ME XC दोनों टारगेट करो, बट पहले जो है कॉमन सब्जेक्ट कंप्लीट करो। होता क्या है कि आखिरी में लोग किसी भी लायक नहीं बचते हैं, दिक्कत ये होता है, ठीक है। ये ध्यान रखो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स एंड हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स। हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स मतलब क्या है, जिनको पढ़ के कम समय में ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है ना। फंडामेंटल सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट करो, फिर हाई यील्डिंग सब्जेक्ट को कंप्लीट करो, ठीक है। देखो, हाई यील्डिंग सब्जेक्ट मैं दिखाता हूं आपको, आप वेटेज देखो। मैथमेटिक्स एक हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है, देखो है 15 नंबर। थ्योरी ऑफ मशीन एक हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स कम आया, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एंड ATD हाई यील्डिंग सब्जेक्ट है, ठीक। वहीं आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग आप 15 नंबर पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट 300-400 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और मैथमेटिक्स में आपको 100 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उनको पहले मत करो, जैसे RAC, पावर प्लांट, IC इंजन, इनको आखिरी में देखो, है ना। मेट्रोलॉजी और जो छोटा छोटा एरिया जहां से कम नंबर आ रहा है, ठीक है ना। आप फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे पहले ध्यान दो। हाई यील्डिंग मतलब जहां कम पढ़ के ज्यादा नंबर ला सकते हो, इनको, इन एरियाज को जरूर कवर करना। फंडामेंटल मैंने बता दिए कौन से हैं, वो करना ही पड़ेगा। मैकेनिक्स, सॉम,
टीडी एफएम, क्योंकि उनको नहीं करोगे तो आप बाकी सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। सो फर्स्ट टारगेट फंडामेंटल सब्जेक्ट एंड देन हाई यील्डिंग सब्जेक्ट। एक बार आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उन सब्जेक्ट को पकड़ो जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, रोल ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का क्या रोल है? अच्छा, इस चीज से बचना, लोग क्या करते हैं क्लास में ही सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर देते हैं और बहुत कॉन्फिडेंटली अनाउंस करते हैं कि हमने तो क्लास में सारा पीवाईक्यू निकाल लिया। वो सबसे बड़ा इल्यूजन है। अगर आप क्लास में सारा पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट डिजास्टर यू आर डूइंग विद योर प्रिपरेशन। होता क्या है, क्लास में आप उतनी थ्योरी पढ़ लेते हो जितना पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। और फिर आप कहां पे एंड अप होते हो, आपको इल्यूजन क्रिएट होता है। आपने उतना थ्योरी पढ़ा है कि आपको पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है और आपने क्लास में पीवाईक्यू सॉल्व भी कर लिया। अब आप पीवाईक्यू रिवाइज किए जा रहे हो और एग्जाम में नया क्वेश्चन आ गया, सत्यानाश हो जाएगा। और ऐसा बहुत सारे गेट एस्पिरेंट्स के साथ हो रहा है, ठीक है। पीवाईक्यू जरूरी है, तो क्या मैं पीवाईक्यू ना करूं? नहीं, ऐसा नहीं है, पीवाईक्यू करना है, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू करके आपका कुछ नहीं होगा। जो करंट ग्रेड सिनेरियो है उसमें सिर्फ पीवाईक्यू आपका कोई मदद नहीं करने वाला है। पीवाईक्यू करना है लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू पर निर्भर नहीं रहना है। क्लास में पीवाईक्यू का काम नहीं, पीवाईक्यू आप खुद करो। पीवाईक्यू अगर आपको टीचर करके दे रहा है तो वो डिजास्टर है। पीवाईक्यू तो आप खुद करो यार, क्लास में इतना पढ़ा होना चाहिए कि पीवाईक्यू खुद लगने चाहिए, ठीक है। इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना। तो पीवाईक्यू लोग क्या करते हैं, उतना पढ़ लेते हैं जितने में पीवाईक्यू लग जाए। आपको सिलेबस बहुत ढंग से पढ़ना है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आएगा? आप नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो, टेक एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है। उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं क्या क्लास में करता हूं, प्रॉब्लम शीट दे देता हूं। वो प्रॉब्लम शीट्स जो होता है वो भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पिक किए होते हैं, ठीक है ना। तो आप नया क्वेश्चन ट्राई करो, थोड़ा सा अपना कंटेंट का लेवल उठाओ। सिर्फ पीवाईक्यू तक खुद को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, आपका रैंक अच्छा नहीं आएगा। रिमेंबर 40-50 नंबर आ जाएगा, उससे ऊपर आप नहीं जा पाओगे। करंट सिनेरियो में आप 40-50 नंबर से ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी डेवलप होगा जब पढ़ के आप खुद नए प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और नए प्रॉब्लम कहां से आएगा? बुक से। पैरेलल रिवीजन। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ता रहता हूं मैं, आखिरी में रिवाइज कर लूंगा। पहले 6 मंथ्स ऐसे लोग शेड्यूल में आते हैं, 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट एंड देन 4 महीना रिवीजन करूंगा। ये रिवीजन करूंगा। अब होता क्या है, 6 महीने पढ़ते रहे, अगला पढ़ते गए, पिछला भूलते गए, और जब 6 महीने बाद यहां रिवीजन करने बैठे, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया, आता कुछ नहीं है। सो ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर पैरेलल रिवीजन। जैसे मान लो आपने टीडी से स्टार्ट किया, टीडी कंप्लीट कर लिया, एफएम पे आ गए। जब एफएम चल रहा है तो आपको टीडी रिवाइज करना है। हीट ट्रांसफर पे आ गए, अब दोनों आपको रिवाइज करना है पैरेलल। अब आप ईएम पे आ गए तो आपको सारे रिवाइज करना है पैरेलल। मतलब नया पढ़ना है, पुराना छोड़ना नहीं है। तो पैरेलल रिवीजन चलेगा। ये नहीं है कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं फिर रिवीजन होगा। अगर ऐसा करोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। यू हैव टू गो फॉर पैरेलल रिवीजन। कितने घंटे पढ़ना है, टोटली अप टू यू, ठीक है ना, टोटली अप टू यू। इसका कोई वो नहीं है। लोग 5 घंटे 6 घंटे पढ़ के भी टॉप करते हैं और लोग 10 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितनी तेजी से, आपका लर्निंग कैसा है। बट आई विल सजेस्ट कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जो जॉब में लोग हैं, एटलीस्ट 5 आवर्स तो आप रखो, मिनिमम 5 आवर्स। और अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो 8 आवर्स। अगर आप 8 आवर्स एवरेज, 8 आवर एवरेज मीन्स पर वीक 56 आवर्स पर आवर। अगर पर वीक अगर आप 56 आवर्स पढ़ रहे हो, बहुत है वो। होता क्या है, लोग एक दिन 16 घंटा भी पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन बीमार हो जाते हैं, सोते रहते हैं, तो एवरेज उतना ही बनता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, इस पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। स्क्रीन टाइम वर्सेस सेल्फ स्टडी। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, लेक्चर ही देख रहे हैं। मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो पता लगा 4 लेक्चर देख रहे हैं, 4 लेक्चर देख रहे हैं लाइव। ऐसे लोग भी एकदम बर्बाद हैं, इनका भी कुछ नहीं होने वाला है। आप स्क्रीन टाइम मतलब जितने टाइम आप लेक्चर देखते हो, जो सेल्फ स्टडी है उसको बाइफरकेट करो। एंड व्हाट आई फील कि इन द बिगिनिंग इट शुड बी 70-30 रेशियो में, बिगिनिंग में। बाद में ये बढ़ेगा भी।
70, अगर 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, 7 घंटे लेक्चर कर रहे हो, 3 घंटे आपको खुद पढ़ना बिगिनिंग में, क्योंकि बिगिनिंग में कंटेंट कम होता है। बाद में तो मैं इवन सजेस्ट करता हूँ 50-50%, ठीक है ना। बट व्हेन यू आर बिगिनिंग योर प्रिपरेशन, योर स्क्रीन टाइम एंड सेल्फ स्टडी शुड बी डिवाइडेड एटलीस्ट इन द 70:30 रेशियो। 5 घंटे पढ़ना है तो 3-3.5 घंटे लेक्चर करो, 1.5 घंटा रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो खुद से। सिर्फ आपको लेक्चर नहीं करना है, दिन में कितना लेक्चर करें, ठीक है। शुरुआत में 2 और एक टाइम के बाद 3 से ज्यादा कभी मत करें। मतलब योर स्क्रीन टाइम शुड नॉट बी मोर देन 6 आवर्स। अगर आप स्क्रीन टाइम 6 आवर्स से ज्यादा ले रहे हो, मतलब कुछ गड़बड़ है, आप सेल्फ स्टडी में मिस कर जाओगे। और सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद से रिवाइज नहीं करोगे, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। आप जितनी मर्जी क्लास कर लो, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि आई हैव टू डू सेल्फ स्टडी। बहुत लोग ये सोचते हैं लेक्चर इज सफिशिएंट। यस, लेक्चर में कंटेंट इज सफिशिएंट, बट यू हैव टू रिवाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ, ठीक है। रोल ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। देखो, अगर क्लास में आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, आपको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। बट अगर आपको बहुत शानदार कंटेंट नहीं मिल रहा है, यू गो फॉर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ठीक है। मैं यूजली क्या करता हूं, अगर आप मेरा क्लास कर रहे हैं, यू डोंट नीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। मैं प्रॉब्लम शीट्स देता हूं एंड डीपीपीस देता हूं, दे आर फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ओनली। वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही जो है वो लिए होते हैं, वहीं से हम लोग जो क्वेश्चंस हैं उनको पिक करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही प्रॉब्लम शीट्स बनाते हैं, स्टूडेंट को सॉल्व करते हैं, एंड वी गिव एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे मैं एक टॉपिक अगर बात करूं मैकेनिक्स पे, तो मैं 600-700 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना। 600-700 अच्छे क्वेश्चन, गिनने के लिए नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रख के चलेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छा चलेगा। आप अभी ऑन टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, सो डोंट वेस्ट द टाइम। एंड लास्ट पॉइंट इज टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। जब आप प्रिपरेशन में आते हो, जब आप नॉर्मल लाइफ में रहते हो, आप उतना बिजी नहीं रहते हो। जब आप प्रिपरेशन में आते हो, यू विल बी स्टडिंग 8 आवर्स अ डे, 10 आवर्स अ डे। उस समय आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपको नींद ना आने का दिक्कत होता है, आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम होता है। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन राइट फ्रॉम द डे 1 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। डे 1 से आप अपनी मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखो, क्योंकि आपको दिक्कत आएगा। जब आप कंटिन्यूसली पढ़ोगे, आपको स्ट्रेस होगा, प्रॉब्लम आएगा, तो आपको उसको मैनेज करना शुरुआत से ही सीखना है। तो क्या करना, उसके लिए क्या करें, मेडिटेशन करें। कैसे मेडिटेशन करना है, मैंने जो मेरा वीडियो है मेडिटेशन पर, वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपको मेडिटेशन कैसे करना है, ठीक है। तो आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप पूरे साल को बहुत इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड आई होप कि आप गेट 2024 में या 2025 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।